नमस्कार दोस्तों, परिमल आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित। आप सब पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम। ठीक है, आज हम अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र यानी कि 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पढ़ेंगे। किसी भी देश की कंट्री में सबसे महत्वपूर्ण रोल ये 4 सेक्टर्स प्ले करते हैं। ये 4 सेक्टर्स कौन से हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार से किसी भी देश की नेशनल इकोनॉमी या नेशनल इनकम में ये 4 सेक्टर्स अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। अगर हम को इसकी जानकारी ना हो तो इसकी वजह से हमें कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है जब हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं या किसी भी देश की नेशनल इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था को समझना है तो उसकी 4 सेक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और या 3 सेक्टर जो हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 मॉडल होते हैं, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल और 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल। ठीक है, तो इन सबको हम समझेंगे और इसका किस प्रकार से फ्लो चलता है, यानी कि किस प्रकार से अंतर क्षेत्रीय प्रभाव चलता है, यानी कि हर क्षेत्र जो है किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे, जो किसी भी देश की नेशनल इनकम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, और उसमें अपना सर्कुलेशन उसका किस प्रकार से चलता है, तो इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ से हमारा 6 नंबर का एक सवाल आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र या 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, या इसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल। ठीक है, अर्थव्यवस्था का 4 क्षेत्रीय मॉडल। ठीक है, तो इसमें हमारे 4 क्षेत्र जो हैं, एक है परिवार क्षेत्र, दूसरा है उत्पादक क्षेत्र, तीसरा है सरकारी क्षेत्र और चौथा है शेष विश्व क्षेत्र, यानी कि हमारा फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, जो फॉरेन मार्केट होता है, विश्व क्षेत्र जो होता है, हम उसको फॉरेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 सेक्टर हैं। तो किस प्रकार से किसी भी नेशनल इनकम में या किसी भी देश की नेशनल इकोनॉमी में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो आइए हम समझते हैं। जो परिवार क्षेत्र होता है, हम जानते हैं कि उसके पास कारक सेवाएं होती हैं। क्या होती हैं? फैक्टर सर्विस होती हैं। ठीक है, जो वो क्या नाम है, उत्पादक को, ठीक है, प्रोवाइड करता है। किस रूप में? लेबर के रूप में सर्विस प्रोवाइड करता है। पूंजी होती है, जैसे भूमि हो गया, जमीन होगी, ये सारी चीजें होगी, तो वो उसको किराए पर या उनको सेल करता है प्रोड्यूसर को। ठीक है, तो इन सबको देता है। ठीक है, और तो इसे पूंजी हो गया या उद्यम हो गया। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स और सर्विसेज जो होती है परिवार क्षेत्र के बारे में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए या उत्पादक के लिए। तो वो जो 4 फैक्टर्स सर्विसेज हैं वो परिवार क्षेत्र के पास होती हैं। ठीक है, तो जब परिवार क्षेत्र वस्तु और सेवाओं की जो सर्विस जो होती है उत्पादक क्षेत्र को देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या नाम है, किसी भी नेशनल इनकम में या नेशनल इकोनॉमी किसी भी देश की, वहां से तभी प्रोडक्शन हो पाता है जब परिवार क्षेत्र अपनी सारी साधन सेवाएं देते हैं या कारक सेवाएं देते हैं या फैक्टर सर्विसेज देते हैं। और हम जानते हैं कि परिवार क्षेत्र जो होते हैं इन 4 फैक्टर सर्विसेज या कारक सेवाओं के मालिक होते हैं। तो ये हमें समझ लेना चाहिए। जो पहला सेक्टर जो होता है हमारी अर्थव्यवस्था मॉडल का, वो परिवार क्षेत्र होता है जो हर कंट्री में होता है। ठीक है, आइए दूसरा जानते हैं कि दूसरा सेक्टर जो होता है हमारा उत्पादक क्षेत्र होता है। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका जो नेशनल इनकम में रहती है, किसी भी देश की नेशनल इकोनॉमी में रहती है, वो उत्पादन करने की होती है, यानी कि प्रोडक्शन करने की होती है वस्तु और सेवाओं का। ठीक है, और जितना ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा किसी भी देश की इकोनॉमी में, उतना ही ज़्यादा देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, उसमें समृद्धि आती है। ठीक है, और डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होता है। ठीक है, और जीडीपी उतनी ही ग्रोथ करती है। जैसा कि अभी हमारी जीडीपी क्या नाम है, लास्ट क्वार्टर में हमारी 4 पॉइंट समथिंग कुछ थी। ठीक है,
और अब अनुमान है वो 6 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये जो उत्पादक क्षेत्र जो होता है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए परिवार क्षेत्र से क्या लेता है, कारक सेवाएं लेता है, भूमि, श्रम पूंजी और उद्यम कौशल से। ठीक है, स्किल्स लेता है, जिसके माध्यम से वो प्रोडक्शन लेवल अपना हाई करता है। ठीक है, जितना ज्यादा वो क्या नाम है इन सर्विसेज का यूज करेगा जो कि उसका पूंजी निवेश होता है। ठीक है, ये पूंजी होती है, उसका जितना ज्यादा प्रयोग करेगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो दूसरा सेक्टर ये है जो नेशनल इकोनॉमी में हम जानते हैं किस तरीके से करता है रोल प्ले। ठीक है, तीसरा सेक्टर जो है हमारा सरकारी क्षेत्र होता है। जो सरकारी क्षेत्र होता है ये कल्याणकारी एजेंसी के रूप में यानी कि वेलफेयर एजेंसी के रूप में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब ये सरकार क्षेत्र किस प्रकार से नेशनल इनकम में या नेशनल इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करता है वो आप यहाँ पे समझेंगे। किसी भी देश की नेशनल इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होती है वहाँ के प्रोड्यूसर्स और हमारा हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है उसके ऊपर टैक्स लगाती हैं। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से टैक्स लगाती है और न्याय और कानून व्यवस्था को बनाए रखती है। इस न्याय और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार जो है उन पे कर यानी कि टैक्सेस लगाती हैं जो सार्वजनिक, ठीक है, और उद्यमों पे भी लगाती हैं, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर्स होती हैं उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाती हैं और परिवार क्षेत्र पर भी लगाती हैं उनकी सैलरी के ऊपर, और उत्पादक सेक्टर्स पे भी लगाती हैं उनका प्रॉफिट टैक्स होता है एक, जिसको लाभ कर बोलते हैं। और गुड्स एंड सर्विसेज पे भी टैक्स लगाती हैं लाइक जीएसटी। ठीक है, आपका जो कि न्यूज में काफी हो रहा है। तो इस प्रकार से जब वो किसी भी नेशनल इकोनॉमी में जब तीसरे सेक्टर की बात करते हैं जो कि हमारा सरकारी क्षेत्र है, वो टैक्स लगा के क्या नाम है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अर्निंग करता है कि नेशनल इनकम क्रिएट करता है, जनरेट करता है। ठीक है, टैक्स लगा के, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर विदेशी क्षेत्र जो कि हमारा चौथा क्षेत्र है जिसको हम शेष विश्व क्षेत्र भी बोलते हैं या एक्सटर्नल सेक्टर्स बोलते हैं या फॉरेन या ब्रॉड सेक्टर्स। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर्स कहा जाता है। ये क्या होता है, अपनी वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए दूसरे देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में या अन्य देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में उनका आयात और निर्यात करते हैं। जैसे कि भारत में उत्पादित हो रही वस्तुएं जितनी भी हैं उनका सिर्फ यहाँ पे उनकी बिक्री नहीं होती, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि देशों में भी होती है, यहाँ तक कि अमेरिका और अन्य विदेशी क्षेत्रों में भी होती हैं। ठीक है, तो ये जो आयात और निर्यात होता है तो वहां से आपकी कितनी इनकम आ रही है, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और कितना लॉस हो रहा है आपका, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है जब किसी भी देश की नेशनल इनकम की गणना की जाती है। ठीक है, यह अनुमान लगाया जाता है। तो ये चार सेक्टर जो होते हैं हमारी अर्थव्यवस्था के, ठीक है, तो वो जब भी हम किसी भी देश की नेशनल इनकम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या उसकी इकोनॉमी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें इन चार सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना रहता है कि किन सेक्टर से क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, क्या सर्विसेज जा रही हैं, उसके बदले में उनकी पेमेंट कितनी आ रही है। ठीक है, और कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब देखा जाता है, जिसके माइनस प्लस करने के बाद ही हम एक प्योर नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चार सेक्टर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये चार सेक्टर एक सर्कल के साथ क्रिएट करते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसको हम अंतर क्षेत्रीय प्रभाव में पढ़ेंगे। आइए चलते समझते हैं। ठीक है, अंतर सेक्टरल फ्लोज। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय प्रवाह में हम इन्हीं चार सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपना अलग अलग तरीके से रोल प्ले करते हैं सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, हमें पता है कि उत्पादक परिवार क्षेत्र जो है ये आप पढ़ लेंगे, इसको स्टॉप करके आप पढ़ लेना। ठीक है, परिवार क्षेत्र होता है कारक साधनों का होता है, ये अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या है, वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। क्या करता है, वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है
और साथ ही साथ ये कहना है उत्पादक क्षेत्र को अपनी कारक सेवाएं भी प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सर्कुलर फ्लो है हमारा मॉडल ऑफ द इकोनॉमी का, वो किस तरीके से सर्कुलर फ्लो होता है। ठीक है, तो सेक्टर इंटर सेक्टर फ्लो किस प्रकार से होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसको हम दो सेक्टर यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर्स और प्रोड्यूसर सेक्टर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, फिर तीन क्षेत्रीय सेक्टर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका क्या होता है, प्रोड्यूसर जो होता है हमारा वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचता है, हाउस होल्ड को बेचता है। मान लीजिए कोई भी प्रोड्यूसर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचता है और उससे 10 करोड़ रुपए कमाता है। ठीक है, तो वो कंजप्शन जो होगा हाउस होल्ड के माध्यम से 10 करोड़ का, अगर ये सारा का सारा ये हम मान के चलते हैं किसी भी नेशनल इनकम या नेशनल इकोनॉमी में, जब हम उसका अध्ययन करते हैं कि जितना प्रोड्यूसर ने उत्पादन किया उसकी सारी की सारी वस्तुएं बिक गई, तो जितनी वस्तुएं बिकती हैं यानी कि वो किसके द्वारा खरीदी गई होंगी, हाउस होल्ड के द्वारा। ठीक है, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी तो उतना ही कंजप्शन होगा किसके द्वारा, हाउस एंड सर्विसेज के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ द 10 करोड़ का ही होगा। ठीक है, जितना भी हमारा जो खर्च होगा गुड्स एंड सर्विसेज पे वो 10 करोड़ का ही होगा। तो इस प्रकार से पहला जो लिंक है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के बीच में पूरा हो जाता है। एक तरफ जहां पर प्रोड्यूसर जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है और उसको बेचता है हाउस होल्ड के पास, तो वहीं पर हाउस होल्ड जो होता है उसको बाय करता है तो सेम जो इनकम होती है हाउस होल्ड के वो प्रोड्यूसर के पास चली जाती है। इसी प्रकार आपका दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल में क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारा हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो कहना कारक साधन यानी कि फैक्टर सर्विसेज का मालिक होता है। ठीक है, रेंट हो गया, वेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्या नाम है सर्विसेज जो है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को देता है, एक ही लेबर के रूप में, कैपिटल के रूप में, इंटरप्रेन्योर के रूप में और लैंड अपनी देता है। ठीक है, और जब ये लैंड अपनी देता है प्रोड्यूसर को तो उसके बदले में उसको इनकम मिलती है। क्या मिलती है, इनकम मिलती है। इनकम में क्या मिलता है, रेंट मिलता है अगर वो लैंड देता है, लेबर के रूप में अगर काम करता है तो वेज मिलता है, कैपिटल यानी कि पूंजी वगैरह इन्वेस्टमेंट करता है तो इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर के रूप में काम करता है तो प्रॉफिट मिलता है। यानी कि मनी फ्लो जो होता है हमारा वो 10 करोड़ का होता है। यानी कि जो हाउस होल्ड की तरफ से जो सर्विसेज गई, ठीक है, वो 10 करोड़ की गई और उसके बदले में उसकी 10 करोड़ की पेमेंट मिल गई। तो आप देखिए ये दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जो मॉडल है नेशनल इनकम का, उसके अंदर जितना पैसा जनरेट हुआ, ठीक है, उतना ही पैसा क्या नाम है हाउस होल्ड के पास गया एक बार, फिर दोबारा वो सर्कुलेट होकर क्या नाम है प्रोड्यूसर के पास आ गया, और जब वो फिर दोबारा क्या नाम है जब प्रोड्यूसर ने वो सॉरी हाउस होल्ड ने क्या नाम है अपना सर्विसेज दिया प्रोड्यूसर्स को, उसके बदले में पेमेंट उसके पास दोबारा आ गई। ठीक है, पेमेंट के रूप में वो पैसा दोबारा आ गया। तो इस तरीके से ये सर्कल जो है चलता रहता है। ठीक है, ये सर्कल जो है ऐसे घूमता रहता है, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो मॉडल बोला जाता है। ठीक है, इसको सर्कुलर फ्लो मॉडल क्यों कहते हैं, ये सर्कल ऐसे चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स यानी कंज्यूमर के रूप में जो हाउस होल्ड जो होता है हाउस होल्ड जो होता है उसका उसकी जो आवश्यकताएं जो होती हैं कंजप्शंस की वो कभी रुक नहीं सकती, और इसको पैसों की आवश्यकता है, इसको भी कंजप्शन की आवश्यकता है, प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन जब तक इसकी आवश्यकता नहीं रुकेगी तब तक इसका प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। समझ में आ रही है आपको बात। तो आगे चलते हैं, इसको तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के मॉडल के से समझते हैं। ठीक है, जो हमारे ये मॉडल जो होता है पिछला वाला भी ये, इसको हम आय का चक्रीय प्रवाह भी कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है या सर्कुलेशन ऑफ द इनकम फ्लो क्या है। ठीक है, तो ये जो तीन सेक्टर में हम बात करेंगे, प्रोड्यूसर की बात करेंगे और उसकी हाउस होल्ड की बात करेंगे और गवर्नमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तीन सेक्टर में हमने दो सेक्टर के बारे में पढ़ लिया कि हाउस होल्ड किस तरीके से अपनी सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर्स को और उसके बदले में उसको पेमेंट मिलती है। ठीक है, पेमेंट मिलती है
और दूसरी तरफ क्या नाम है, वही हाउस होल्ड क्या क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है उन्हीं पैसों से, जिसके बदले में क्या नाम है, प्रोड्यूसर्स को क्या मिलती है, एक्सपेंडिचर मिल जाता है, जितना भी खर्च किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा। अब जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इनकम जनरेट करता है। इनकम जनरेट कैसे करता है, टैक्सेस लगा के, ठीक है, क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये एक सिक्योर इकोनॉमी में, ये नेशन में क्या नाम है, अपना जो प्रोडक्शन है कर पाए, अपना कंजप्शन कर पाए, इनको किसी भी चीज का डर ना रहे, ठीक है। इस चीज को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये गवर्नमेंट सेक्टर होता है, ठीक है, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है मेंटेनेंस के लिए। तो उसी के लिए टैक्स लगाती है, ठीक है। तो टैक्स के माध्यम से भी के नेशनल इनकम जनरेट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये है, और आप ये पढ़ लीजिएगा, जो है उत्पादक क्षेत्र किस तरीके से क्या नाम है, वो परिवार क्षेत्र पर निर्भर करता है। ये पूरा आपका आंसर है, जो आज का जो क्वेश्चन आपको मैंने पहले बताया है उसका पूरा आंसर है, ठीक है। तो इसको लिख लेना पॉज करके, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र जो होता है परिवार क्षेत्र पर निर्भर होता है, किस लिए, उत्पादक सेवाओं के लिए, ठीक है। और परिवार क्षेत्र उत्पादक सेवाओं पर किस लिए निर्भर होता है, वो वस्तुओं और सेवाओं के की उसको आवश्यकता होती है, तो इसलिए, ठीक है। और इसी तरीके से शेष विश्व क्षेत्र जो होता है उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए उत्पादक क्षेत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि फॉरेनर से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो यहाँ के दूसरी कंट्री के छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को पकड़ते हैं, जो उनकी वस्तु को बिकवाने में मदद करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उत्पादक क्षेत्र जो होता है ये घरेलू वस्तुओं की बिक्री के लिए विदेशी क्षेत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ के जितने प्रोड्यूसर जितने होते हैं वो क्या नाम है, फॉरेनर प्रोड्यूसर्स को, छोटे प्रोड्यूसर्स को पकड़ते हैं या बड़े प्रोड्यूसर्स को पकड़ते हैं, ताकि उनकी उनका जो प्रोडक्शन है उस वो बेच सके। इसी प्रकार से जो हमारा सरकारी क्षेत्र जो होता है वो अपनी करेत्तर प्राप्तियां और कर लगाने के लिए उत्पादक और परिवार क्षेत्र पर निर्भर रहता है, ठीक है। और दूसरी ओर ये प्रशासनिक सेवाएं वगैरह, कानूनी व्यवस्था वगैरह बनाए रखता है और प्रतिरक्षा यानी डिफेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा अंतर क्षेत्रीय प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है, कि चारों के चारों सेक्टर किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। चाहे हमारा उत्पादक क्षेत्र हो, चाहे परिवार क्षेत्र हो, वो चारों के चारों सेक्टर ऐसे चलते रहते हो, और ये हर देश की नेशनल इनकम में चलता रहता है फ्लो, तो इसलिए उसको अंतर क्षेत्रीय निर्भरता बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे अंतर क्षेत्रीय निर्भरता लिख लेना। तो अंतर क्षेत्रीय निर्भरता इसलिए इसको बोला जाता है एंडलेस लिस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि आवश्यकता है तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन हो रहा है और आवश्यकता है, और वहां पे अगर सिक्योरिटी और पीसफुल होता रहे ये प्रोडक्शन और कंजप्शन, तो उसके लिए सिक्योरिटी वगैरह की जरूरत होगी, जिसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स है, और उसका प्रोडक्शन अगर नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे करना है तो वहां पे हमारा शेष विश्व सेक्टर यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आय का चक्रीय प्रभाव, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ नेशनल इनकम।